नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी मुख्य परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 45 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे रस सूत्र के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या की समीक्षा कीजिए। यदि ये प्रश्न 125, 200 या 250 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो विद्यार्थियों, यदि आपने यूपीएलटी 2025 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्र में रस से संबंधित कई सवाल पूछे गए थे। इस बार रस से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेंस में भी आ, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उसी प्रयास में हमने यहाँ पर रस सूत्र के संदर्भ में जो विभिन्न आचार्य उनके द्वारा की गई जो व्याख्या है उसकी समीक्षा पर आधारित किस तरीके से उत्तर लिखें उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर अप्रत्यक्ष देखा जाए तो इसमें लगभग 4 प्रश्नों का समावेश है। हमने भले 45 नंबर का क्वेश्चन दिया है लेकिन इसमें 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए घुमा फिरा कर किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो कम से कम आप उत्तर को कैसे लिखेंगे इसका एक आपके सामने प्रारूप दिखाई पड़ेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर। रस सूत्र के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या की समीक्षा। तो जैसे ही रस सूत्र की बात आती है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रस सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया था। भरत के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा मानना था भरत मुनि का। इसमें आए हुए दो शब्दों संयोग एवं निष्पत्ति के अर्थों पर परवर्ती आचार्यों ने विचार किया। यानी कि रस सूत्र आचार्य भरत मुनि ने तो दे दिया और उनका मानना था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। आगे चलकर संयोग क्या है या निष्पत्ति क्या है, इसको लेकर आचार्यों ने विचार विमर्श किया, जिसमें 4 व्याख्याता आचार्य हैं, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। हो सकता है कि आपके एग्जाम में केवल भट्टलोलट के सिद्धांत को पूछ लिया जाए, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त के सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से पूछा जाए। तो इंट्रोडक्शन में, परिचय में आपको इस पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। इसके बाद जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से अपने उत्तर को आगे बढ़ाएंगे। तो हम समग्रता में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया रस सूत्र की व्याख्या करते हुए वो आचार्य भट्टलोलट द्वारा दिया गया है। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ है उत्पाद्य या उत्पादक, गम्य गमक एवं पोष्य या पोषक संबंध। तो जो भट्टलोलट थे इनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रश्न में आपको ठोस तरीके से ही लिखना है, जो बात है उसी को लिखना है। आप बहुत ज्यादा अतिरिक्त कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लगाया गया है और संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक एवं पोष्य पोषक संबंध से लगाया गया है। वे रस की स्थिति अनुकारी यानी कि मूल पात्र में मानते हैं। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसीलिए इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। तो जो सटीक बातें थी आपको इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर भट्टलोलट ने रस की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जो रस की स्थिति है वो मूल पात्रों में है, यानी कि जो दर्शक हैं उनके अंदर नहीं है, बल्कि जो मूल पात्र है, जो उस अभिनय को प्रस्तुत कर रहे हैं मंचों पर, उनके अंदर ही। अगर उनके अंदर रस नहीं होता तो शायद वो ठीक से अपने चरित्र का निर्वहन नहीं कर पाते, ऐसा मानना है भट्टलोलट का। और जो भी मूल पात्र हैं वो दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, यानी कि अपने चरित्र के माध्यम से दर्शक को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है।
यानी कि रस जो है वो दर्शकों के अंदर नहीं बल्कि मूल पात्र में है। इसीलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? आरोपवाद कहा जाता है। एक चीज आप देखेंगे कि जैसे ही आरोपवाद का संबंध आ रहा है, आपने एक विधा का नाम सुना होगा, अलंकार भी है, विधा भी है, रूपक। रूपक में भी आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से आरोप कर दिया जाता है उस पे, तो कहीं न कहीं उसी से इसका जुड़ाव है। तो कुल ध्यान में आपको रखना है, जो मेन चीज है कि संयोग और निष्पत्ति को लेकर आचार्यों ने विचार विमर्श किया कि उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है? और उससे रस की स्थिति कैसी बनती उसको लेकर विचार विमर्श किया। तो आपको एकदम इतना ही लिखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य शंकुक। शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। जैसे चित्र में बने तुरंग घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदि की प्रतीत कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति भी कहा जाता है। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न अनुमितिवाद से न पूछते हुए चित्र तुरंग न्याय से जोड़कर पूछ लिया जाए। तो अगर चित्र तुरंग न्याय आए तो भी आपको आचार्य शंकुक के जो भी विचार हैं रस सूत्र की व्याख्या करते समय वही बतलाना है। इसमें ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? अनुमान शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये शंकुक का मानना है। अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है भट्टनायक। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद कहा जाता है। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भावकत्व व्यापार को वे साधारणीकरण मानते हैं जिसके विभावा आदि अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाते हैं और सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। इसके अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। आपने अगर प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि भुक्तिवाद के जो भी प्रणेता कौन है या फिर प्रवर्तक कौन है। ठीक है, यहां से एक सवाल बना था, अगर आपके पास पेपर होगा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो भट्ट नायक हैं, इन्होंने अपने जो भी पूर्ववर्ती आचार्य थे उनसे अपने विचारों को अलग रखा। उनका ये कहना था कि रस निष्पत्ति में साधारणीकरण का बहुत बड़ा रोल है और उसका संबंध किससे? भावकत्व व्यापार से, जिसके माध्यम से कौन अपना है कौन पराया है इस भावना से कोई मुक्त हो जाए, यानी जो भी परिचय है उससे एकदम से मुक्त हो जाए, वो व्यक्ति आपको सामान्य व्यक्ति प्रतीत होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधारणीकरण। यानी उससे आप विशेषीकरण नहीं हो रहा है बल्कि साधारणीकरण हो रहा है, सामान्यकरण हो रहा है। तो इसमें रोल किसका है? भावकत्व व्यापार का है, जिसको कि उन्होंने भुक्तिवाद नाम दिया हुआ है। और उन्होंने यानी भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से लगाया है। रस की सत्ता ये आत्मगत मानते हैं। हृदय सामाजिक अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करना है। इनका यही मानना है कि जो रस की सत्ता है वो आत्मगत है। यानी मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए या नाटक देखने गए, ठीक है, तमाम बातें जो कही जा रही हैं वो नाटक इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही कही जा रही हैं। तो जितने भी दर्शक हैं वो अपनी अनुभूति के आधार पर जो भी वो महसूस करते हैं उसके आधार पर ही वो सामान्यकरण कर सकते हैं, साधारणीकरण कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को वो नाटक बोरिंग लगे, उनके अंदर किसी भी रस की उत्पत्ति न हो, ठीक है, लेकिन रस वहीं उत्पन्न हो सकता है जहां पर सहृदय सामाजिक हो। ठीक है, तो ये बात कही भट्ट नायक ने और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे चिंतन की ओर मोड़ा जो कि साधारणीकरण के नाम से जाना जाता। आगे चलकर हिंदी आलोचना में इसको लेकर भी बहुत चर्चा परिचर्चा की गई। तो साधारणीकरण का सिद्धांत, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए भुक्तिवाद न पूछकर साधारणीकरण से सवाल पूछ लिया जाए, तो भी आपको भट्ट नायक से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक, इसी कड़ी में जो अगले आचार्य रहे आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। वे रस को
व्यंजना व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने पर मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस सहृदय के सामाजिक हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिनव गुप्त का मानना है कि जैसे हम पहली बारिश होती है और बहुत दिनों से किसी मिट्टी पर जल न छिटका गया हो और अचानक उस पे जल की बूंदें छिटकी जाएं, तो वहां से एक मिट्टी का सोंधापन दिखाई पड़ता है। आपने बल्कि वो सुगंधित रूप में आता है। कई बार इस चीज को जो महसूस करें, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, और बारिश हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सुगंध को बहुत पहले ही कभी फील किए हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, तो वो तो कर लेंगे कि कहीं लग रहा है कि मिट्टी का सोंधापन आ रहा है। जैसे पता नहीं आप लोग घास इत्यादि पर कभी बैठते हैं कि नहीं, बैठते ही होंगे। जैसे आप कभी विश्वनाथ मंदिर जाइए, वीटी जिसको कहा जाता है, तो वहां पर देखेंगे कि घास में से भी कुछ न कुछ सुगंध इत्यादि निकलती। इसी तरीके से आप चले जाएंगे, मान लीजिए जहां पर बहुत ज्यादा पशु बांधे जाते हैं, जहां पर गोबर इत्यादि होता है, वहां पर भी एक अजीब तरीके की स्मेल, एक तरीके की गंध आपको प्रतीत होगी, आप महसूस करेंगे उसको। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत उसी से जुड़ा हुआ है, अभिव्यक्तिवाद से। यानी अभिनव गुप्त ने रस को व्यंजना व्यापार माना है। जिस तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति है, उसी तरीके से रस को भी व्यंजना व्यापार माना है कि जो दो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो दो चीजें न होकर तीसरी चीज आपके सामने आ जाए। ठीक है, और कब आएगी? जब रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त हो। अगर उसको अनुभूति ही ना हो और उस अभिव्यक्ति को वो जानता ही नहीं हो, तो फिर महसूस नहीं हो पाएगा। तो अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। ठीक, तो यहाँ पर हो सकता है कि उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, यहाँ से एक उदाहरण दे दिया जाए कि जैसे जल के छींटे देने पर मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त होता है। इसको आप सिद्ध कीजिए, तो फिर आप बताएंगे कि ये सिद्धांत किसका है। अभिनव गुप्त इत्यादि का जब नाम लेंगे, क्योंकि जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो ये सब तथ्य आने चाहिए कि ये सिद्धांत किसने दिया हुआ है, इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है और किस पर आधारित है। ठीक है, कई किताबों में आप देखेंगे तो इन चारों आचार्यों को लेकर ऐसे उसमें बनाया गया है, पूरा चार्ट बनाया गया है। ठीक है, और पूरा बताया गया है। क्योंकि ये लिखित एग्जाम है, आप चाहें तो चार्ट बनाकर भी पूरी बातें लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वर्ड्स में इसको गिना जा रहा है, शब्दों में इसकी शब्द सीमा तय की गई है, तो आप जैसे मैं बताया हूं उसी तरीके से लिखेंगे तो बेहतर नंबर मिलेगा। और निष्कर्ष पर आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने चारों आचार्यों का के मतों की समीक्षा की, उसको बता दिया, तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आचार्यों ने अपनी तर्क पद्धति के माध्यम से, क्योंकि ये सभी आचार्यों ने अलग अलग तर्क दिया, जैसे हम किसी एक के तर्क से सहमत नहीं रहते हैं। साहित्य में एक स्पेस होता है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने चिंतन मनन को विचार के रूप में रख सकता है। यहाँ पर भी आचार्यों ने उसी तरीके से रखा हुआ है जो उन्होंने सोचा समझा और एक तर्क के माध्यम से रखने का प्रयास किया। तो निष्पत्ति और संयोग को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने हिंदी आलोचकों को रस को लेकर दोबारा चिंतन करने की आधार भूमि प्रदान की। इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने नवरस की चर्चा की, रस मीमांसा, रस सिद्धांत को लेकर खूब चर्चा परिचर्चा हुई। तो हिंदी आलोचकों ने भी रस को लेकर बात की, यहाँ तक कि साधारणीकरण को लेकर खूब चर्चा हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रस सूत्र की व्याख्या को लेकर विभिन्न आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या की समीक्षा करने के लिए प्रश्न आएगा, तो आप आराम से इसको लिख लेंगे, चारों को बता देंगे।
या फिर किसी एक के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रश्न आएगा तो भी आप कर लेंगे। हमने शुरू में ही कहा कि इसमें कम से कम 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो भी नोट्स है या फिर हम कह सकते हैं कि प्रश्न के आधार पर हमने उत्तर बताया है, इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं और अपने भाषा शैली में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका की पॉइंट है, जो कीवर्ड है, उनको जरूर आप ध्यान रखें। ये ना कि इधर-उधर फला आचार्य का फला आचार्य में चला जाए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको याद करना है, बढ़िया से दिमाग में रख लेना है। आगे हम बात करेंगे एक अगले प्रश्न पर। तो आज के इस लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।